हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के जैव प्रक्रम का संपूर्ण अध्याय बताने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो में मैं पूरे जैव प्रक्रम के चैप्टर को कवर करने वाला हूं और नोट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों को आपको अच्छे से याद करना है। यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं जो भी चीज़ लिखा हूँ आप इसी को नोट डाउन कर सकते हैं, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे ही नोट्स हैं, आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा गया है हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं पोषण। फिर उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद से स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर, ये दोनों क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। एंड उसके साथ मानव में पाचन तथा मानव में पोषण तथा पाचन तंत्र की क्रिया को भी पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। उसके साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये भी 6 नंबर में पूछी जाती है। उसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि नोट्स सहित मैंने ये पीपीटी आपको नोट्स से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि ये मेरे नोट्स ही हैं। इसी नोट्स से मैंने पढ़ के मिनिमम 90% मार्क्स क्लास 10th में पाए थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ जैव प्रक्रम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, यहाँ से हो गई पीपीटी 1 और इस पीपीटी में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। अध्याय 1 है और उसके बाद से जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहला टॉपिक था जैव प्रक्रम, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और जैव प्रक्रम में आज पोषण हम लोग पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। पोषण में मैंने जो भी ऊपर हेडिंग बताया सभी को कंप्लीट कर डालेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम दिया यहाँ पे, जीवों में होने वाली वह क्रिया, वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जो किसका कार्य करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती हैं उसको मरम्मत करती हैं, तो वही क्रिया क्या होती है, जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस है। और यहाँ पे दिया है कि वे सभी क्रियाएं निम्नलिखित, जो जैव प्रक्रम में जो भी क्रिया शामिल है वो क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन सी क्रिया जैव प्रक्रम में शामिल है, तो जो पाचन तंत्र है ये, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और यहाँ पे जनन तंत्र है, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम में शामिल है। एंड उसके बाद से आप देखिए पोषण क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए, पोषण क्या है कि इसे सिंपल भाषा में समझिए कि हम दिन भर में जो भी चीज़ खाते पीते हैं वही क्या है, उसी को हम लोग पोषक तत्व तो बोलते हैं और जिस हिसाब से हम लोग खाते हैं उसी को पोषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि जीवों को अपने शरीर के जीवों को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कई कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और इन्हें ही क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। जो जिस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं और पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही हम लोग का पोषण कहलाता है। समझ गए, पोषण क्या कहलाता है, मतलब दिन भर में जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो पोषक पदार्थ होता है और जो ग्रहण कर लेते हैं वही क्या है, पोषण होता है। ग्रहण करने की क्रिया ही पोषण होती है। समझ गए, तो ये है पोषण की डिफिनेशन। एंड उसके बाद से आप समझते हैं पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो है निम्नलिखित रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। अब देखिए इसके एक एक व्याख्या को बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, अच्छे समझिए। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा स्वपोषी जीव जिन पोषक तत्व का उपयोग करते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, अब देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है, जैसे यहाँ पे दिया है पादप। पादप को कभी आप लोगों ने देखा है कि वो मार्केट जाता है, कभी पेड़ पौधे मार्केट जाते हैं या दूसरे जीव को मार के खाते हैं, नहीं ना, वो अपना भोजन स्वयं जनरेट करते हैं अर्थात स्वयं बना लेते हैं। तो वो भोजन अपना स्वयं बना लेते हो तो क्या है, स्वपोषी जीव हो गए। और वो लोग जो चीज़ खाते हैं वही क्या हो गया, स्वपोषी पोषण हो गया। मतलब पोषण अलग है और स्वपोषी जीव अलग है। समझ गए, ये सिंपल सा डिफिनेशन है। तो ये स्वपोषी पोषण का डिफिनेशन, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या लास्ट में आपको एक एक पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
लिंक होगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा। एंड उसके बाद से देखिए पादपों में पोषण, जो जितने भी पादप होते हैं वो क्या होते हैं, सुपोषी होते हैं। उनमें जो पोषण होता है उन्हें हम लोग सुपोषी पोषण बोलते हैं। तो पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, दिया है कि प्रत्येक हरा पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। समझ गए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देखते रहिए। आगे दिया है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति को ऊर्जा को रासायनिक सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों की पत्तियों में, उसमें जो भी सूर्य का प्रकाश आता है उसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये पादपों में पोषण का डिफिनेशन है कि किस प्रकार से उसमें पादपों में पोषण होता है। अब समझते हैं मेन टॉपिक प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, जो आपकी एग्जाम में हर वक्त पूछी जाती है, मतलब हर ईयर्स पूछी जाती है। आप PYQ भी उठा के देख सकते हैं, पूछी गई। दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है, आपको इसी प्रकार से लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें हरे पादप में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर प्रकाश ग्रहण करके वायु से ली गई CO2 मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं तथा O2 निष्कासित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो होता है उसको निष्कासित करते हैं। यही है प्रकाश संश्लेषण की फुल डिफिनेशन। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो पेड़ पौधे की पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, उससे जो सूर्य के प्रकाश की जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे ग्रहण किया जाता है तथा CO2 वायुमंडल से लिया जाता है और पृथ्वी से जो जल लिया जाता है वो जड़ों से लिया जाता है तथा उसके साथ साथ इन्हीं की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। समझिए, तो यह प्रकाश संश्लेषण की फुल डिफिनेशन। अब ये जो इक्वेशन दिया गया यहाँ पे समीकरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। दिया गया है जो 6CO2 मतलब कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O मतलब कि 12H2O जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पड़हरिम होता है इसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों समझा करिए, ठीक है। एंड उसके बाद से बनता है ग्लूकोज, फिर H2O और यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो ऑक्सीजन जो छोड़ दे रहा है पेड़ पौधा उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे दिए गए कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट ये होता है ग्लूकोज, यही पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की फुल डिफिनेशन, फुल इक्वेशन। अब देखिए ये कुछ रिलेटेड टॉपिक है, इसे आपको उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा भी पढ़ लेना है। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। हरित लवक हरे रंग का कोशिकांग होता है, यह पत्तियों में अधिक सक्रिय होता है। ये प्रकाश संश्लेषण तंत्र को नियंत्रित करता है, की तरह कार्य करता है, मतलब ये तंत्र की तरह कार्य करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल है कि कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है, सीधी सी बात है। और उसके बाद से ये देखिए दिया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी औपचारिक क्रिया है जो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी, तो एक होती है प्रकाशित या हिल अभिक्रिया, और दूसरी होती है अप्रकाशित या ब्लैकमैन अभिक्रिया। जो प्रकाशित अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जब कोई भी चीज़ प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो पेड़ पौधे में प्रकाश की उपस्थिति में ग्रेना में अभिक्रिया होती है। तो ये होगा प्रकाशित अभिक्रिया, मतलब कि जो प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य भोजन बनाते हैं वो पेड़ पौधों को ग्रेना में होता है, पत्तियों में ग्रेना होती है, इसमें होता है। और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में बनाते हैं वो पेड़ पौधे की स्टोमा में होता है। कहाँ पे होता है, स्टोमा में होता है। तो 2 चीज़ आपको याद कर लेना, बस ये सिंपल सा, इसे आपको उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना है कि जो अप्रकाशित अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है, स्टोमा में, और प्रकाशित अभिक्रिया ग्रेना में होती है। समझ गए, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। और जो अप्रकाशित अभिक्रिया इसे हम लोग ब्लैकमैन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। अप्रकाशित का मतलब क्या हुआ, जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ पे क्या काला काला दिखाएगा। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, ब्लैकमैन अभिक्रिया। इसका आविष्कार किसने किया था, ब्लैकमैन अभिक्रिया ने, मतलब इसकी खोज करी थी। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का महत्व होता है, इसको क्या है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। सबसे पहले तो भोज्य पदार्थों का उत्पन्न करना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही क्या होता है, भोज्य पदार्थों का उत्पादन होता है। समझ गए। यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर समस्त जीव इसी प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। इस अभिक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में
रासायनिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में हो जाती है, जो प्रत्येक जीव में अत्यंत आवश्यक है। तो भोज्य पदार्थ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर ऊर्जा का स्रोत भी प्रकाश संश्लेषण दिया गया है कि सभी जीव के लिए भोजन पादपों द्वारा निर्माण और भोजन प्राप्त करना है, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समझ गए? अब देखिए, जो वो क्या था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ओनली स्वपोषी पोषण, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषम पोषी पोषण। ये क्या होता है इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। विषम पोषी पोषण, अभी 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है एंड उसके बाद से अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब अच्छे टॉपिक आ रहे हैं, इसे आप अच्छे समझिए। दिया गया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा भोजन बनाने के लिए स्वपोषी या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अच्छा, कभी आप लोगों ने इंसानों को देखा है जो बिना किसी चीज़ को खाए अपना भोजन बना लेता है? मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कर लेता है। इंसान को कभी देखा है या जानवर को देखा है? या तो जानवर किसी पेड़ पौधे को खाएगा, या तो जानवर किसी जानवर को खाएगा। जैसे शेर है, वो किसको खाएगा? किसी जानवर को खाएगा। उसी तरह बकरी है, तो जानवर को ना खा करके किसको खाएगी? पेड़ पौधे को खाएगी। तो ये जीव दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं विषमपोषी जीव, और ये जिस चीज़ का ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं विषमपोषी पोषण। बस समझ गए, सिंपल सा डिफिनेशन है। अब देखिए, विषमपोषी पोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक प्राणी संभोजी होता है। प्राणी संभोजी समझ लेते हैं कि वे जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा है, कुत्ता है, मानव है, बकरी है, शेर है। ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? वो तरल अवस्था में और ठोस अवस्था में, किसी भी अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं किसी चीज़ को। अब देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट है परजीवी। जो परजीवी होता है विषमपोषी पोषण में, वो क्या होता है कि वे जीव जो दूसरे के शरीर पर आश्रित रहकर उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे इंसानों के जो सिर में होते हैं क्या, जू क्या इंसानों को मारते हैं? नहीं मारते हैं ना। उनसे केवल क्या ब्लड लेके और अपना जीवन यापन करते हैं। जो अमरबेल होता है, ये एक परजीवी पौधा है। जो जोंक होती है, ये इंसानों को या किसी जानवर के शरीर से ब्लड लेती है। जो खटमल होता है, ये भी क्या होता है, मतलब कि दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको मारता नहीं है लेकिन अपना पोषण उसी से प्राप्त कर लेता है। फीता क्रीम जो होता है, इंसानों के हाथ में रहता है फीता क्रीम, ये भी क्या करता है, उनको मारता नहीं है, बस उससे अपना पोषण लेता है। अब देखिए, समझिए मृतजीवी क्या होते हैं। जो मृतजीवी हैं, ये देखिए कि वे जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक है, जीवाणु है, ईस्ट है। ये कोई चीज़ मर जाता है तो उसे सड़ा गला के खा जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये है मृतजीवी। समझ गया? अब देखिए, यहाँ पे स्वपोषण और विषमपोषण में अंतर, ये कौन सा टॉपिक है, तो इससे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ये स्वपोषण और विषमपोषण में अंतर, तो ये जो है 5वां टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से एक टॉपिक बचेगा, फिर आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आप समझ लेते हैं स्वपोषण और विषमपोषण में अंतर। देखिए, यहाँ पे दिया गया है। एक टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए या नोट डाउन करते रहिए। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस पीपीटी का फुल सॉल्यूशन, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए, इसको समझिए। जो स्वपोषण होता है, उससे क्या होता है, कुछ जीवाणु हरे पादपों, प्रोटिस्टा जंतु अमीबा में पाए जाते हैं। ये कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं। जो स्वपोषण होता है, ये कुछ जंतुओं में पाया जाता है केवल। जैसे हरे पादप होता है, जीवाणु होता है, प्रोटिस्टा वर्ग के जितने भी जंतु है उसमें पाया जाता है स्वपोषी पोषण। उसके बाद से विषमपोषण क्या होता है, दिया है कि विषमपोषण कवकों जंतुओं में पाया जाता है। जो कवक होते हैं, जंतु होते हैं, इसमें पाया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद से दूसरा वाला देखिए कि दिया है सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हरित लवक पाया जाता है। जो स्वपोषी जीव होते हैं उसमें सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसमें हरित लवक पाया जाता है, और विषमपोषण में हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनको सौर ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब आदमी को धूप रहे या ना रहे, उससे उसका खाना से कोई लेना देना है? यदि धूप रहे तो भी खाएगा, नहीं रहे तो भी खाएगा। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं, धूप ना रहे तो खइबे ना करेंगे खाना, ठीक है। प्रकाश चाहिए ही चाहिए उनको भोजन बनाने के लिए। एंड उसके बाद थर्ड वाला समझिए। देखिए, थर्ड वाले में दिया गया हम लोग को कि CO2 O2 की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं या स्वपोषी जीव होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रहेगा तभी अपना भोजन का निर्माण कर पाएंगे। और इनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, बस बात खत्म। इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उतना आवश्यकता नहीं है। अब देखिए,
सपोसी में भोजन की पाचन शक्ति नहीं होती है। जो सपोसी जीव होते हैं ये इसमें भोजन की पाचन शक्ति नहीं होती है, लेकिन विषमपोषी जीव में भोजन की पाचन शक्ति होती है। पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद से 1-1.5 घंटा या 3-4 घंटा में उस भोजन को पचाते हैं, लेकिन सपोसी जीव में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए सपोसी जीव का एग्जाम्पल देखिए, सपोसी जीव जैसे पादप, जीवाणु इत्यादि, और वहीं विषमपोषी जीव जैसे शेर, मानव, जंतु इत्यादि, ये सब क्या है, विषमपोषी हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला टॉपिक आ गया मानव में पोषण और पाचन तंत्र। इसे आप अच्छे से एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मैं कवर करने जा रहा हूँ, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मानव में पोषण की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। दिया है कि जटिल पदार्थों को शरीर की, यहाँ पे शरीर के लाभ, क्या दिया गया, इसे जूम करना पड़ेगा, जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए दिया गया है इसमें कि जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को पाचन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए मानव में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसका मतलब समझे हैं आप लोग। देखिए जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे रूप में करना, अपघटित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया बोलते हैं। इसके लिए मानव में एक तंत्र का निर्माण होता है या तंत्र पाया जाता है जिसे हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। अब उसी क्रिया को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, तो पूरा अच्छे से देखिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे दिया गया है, वरना आपके दिमाग से उड़ जाएगा। दिया है मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, पहला आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। आहार नल और पाचक ग्रंथि। अब देखिए आहार नल को हम लोग समझते हैं। जो आहार नल होता है ये क्या होता है, मानव का आहार नल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है तथा मुखद्वार से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। जो आहार नल होती है ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है, इसे आप याद कर लीजिए। और जो मुखद्वार से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है, इसी के बीच में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं इन्हीं को हम लोग कवर करेंगे, वही क्या है, पाचन तंत्र है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो पहला है मुखगुहिका। मुखद्वार का मतलब पहला इसमें मुखगुहिका। अब देखिए मुखगुहिका क्या होती है कि मुखगुहिका एक अनुप्रस्थ काट के रूप में स्थित होता है तथा 2 मांसल होठों से घिरा रहता है। मुखद्वार पीछे की ओर मुखगुहिका में खुलता है। मुखगुहिका की जो दीवार होती है वो गाल अर्थात जो गाल होती है वो दीवार होती है, और इसका जो फर्श होता है वो जिह्वा होता है। और मनुष्य में दांत, जीभ, जो मनुष्य में जो मुख में होते हैं वो दांत तथा जीभ का भी कार्य करते हैं। जो दांत और जीभ होते हैं ये भी पाचन तंत्र में अपना भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दांत जो होता है वो भोजन को चबाता है, और जीभ जो होता है उसके 4 कार्य होते हैं। एक तो स्वाद भी लेता है, ये स्वाद भी लेता है, बोलने में भी मदद करती है, एंड उसके बाद से भोजन को ये लार में मिलाने का भी कार्य करती है, एंड इधर से उधर भोजन को पहुंचाने में भी काम करती है। जो मुंह में होता है भोजन उसको एक दांत से दूसरे दांत तक पहुंचाने में। ये देखिए ये रैंडम मतलब कि फिगर मैंने बनाया था अपने नोट्स में, ये उसी टाइम का नोट्स है, मतलब कि आप इसे देख लीजिए किस प्रकार से जो आपका पाचन तंत्र है उसमें नोट्स आपको बनाना है, आपको फिगर बनाना है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम छोटा कर देता हूँ, इसे आप पूरा देख लीजिए, एंड इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने क्या क्या चीज़ नोट डाउन किया है। सबसे पहला तो आपका जिह्वा है। जो जिह्वा मतलब जीव जो होता है, जीभ टंग वो जिह्वा है। उसके बाद से लार ग्रंथियाँ हैं, फिर ग्रसनी है, फिर ग्रासनली है, फिर श्वसनी है, फिर ग्रासनली है, एंड उसके बाद से अमाशय है ये, एंड अग्नाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, फिर मलाशय है, गुदाद्वार है और गुदानाल है। बस यही क्या है, आहार नल का चित्र है, पाचन तंत्र का चित्र है। एंड इस चित्र को आपको अपने पेपर में बनाना जरूर है। यदि पूछ ले कि मानव के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तो आपको अपने कॉपी में इसका चित्र बनाना जरूरी है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतना बात याद रखिए आप लोग। पहला मुखगुहिका पढ़ लिए, मुखगुहिका कंप्लीट हो गया, एंड उसके बाद से मुखगुहिका में जो जीभ आता है, मतलब मुंह का जो पार्ट होता है मुखगुहिका आ जाता है। एंड उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मतलब ये वाला तो पार्ट मुंह का है, एंड इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा ग्रसनी का। अब ग्रसनी को ही हम लोग सेकेंड नंबर पर पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रसनी, जैसे फेरिंग्स बोलते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, दिया है कि मुखगुहिका का जो पिछला भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है। अभी मैंने बताया ना कि पहला भाग मुखगुहिका एंड दूसरा भाग ग्रसनी। ग्रसनी
उसका मुख गुहिका का पिछला भाग होता है। यह लगभग कितने लंबा होता है, कितने सेंटीमीटर, तो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो कि वायु तथा भोजन का मार्ग होती है, जो वायु और भोजन दोनों का मार्ग होती है। और बोलते समय जो ध्वनि होती है हम लोग की, यहीं से गूंज उत्पन्न करती है, इसी की सहायता से करती है। और उसके बाद दिया गया है कि ग्रसनी में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं। ग्रसनी में क्या होता है, एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं, के द्वारा भोजन ग्रसनी से ग्रासनली में पहुंचता है। अब ग्रसनी हम लोग पढ़ लिए, यहाँ पे देखिए ग्रसनी पहले पढ़े हैं मुख गुहिका, एंड उसके बाद से ग्रसनी, एंड उसके बाद से अब तीसरे नंबर पे क्या है, ग्रासनली। अब ग्रासनली को समझते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे है ग्रासनली, जिसे ओसोफैगस बोलते हैं। ओसोफैगस क्या होता है समझिए कि यह पतली पेशियों की लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है, लंबी नली होती है, जो ग्रसनी निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग ग्रासनली में खुलती है। जो ग्रासनली है इसमें खुलती है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिसके द्वारा भोजन फिसलकर अमाशय में पहुंच जाता है। अब देखिए अमाशय आ गया चौथा वाला टॉपिक। देखिए पहला था मुख गुहिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, और चौथा अमाशय। अमाशय समझते हैं जिसे स्टोमच बोलते हैं। ये क्या होता है इसको समझिए। अमाशय जो होता है यह लगभग 25 सेंटीमीटर सेमी लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, जो जे की आकार का जो होता है। जो ग्रासनली अमाशय होता है ये मिनिमम जे की आकार का होता है, मतलब आम जैसे जे की आकार का होता है इसे का, जो ऊपर देखे ना वैसे जे की आकार का होता है। अब इससे देखिए इसके बारे में पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। दिया है कि इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो अमाशय है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जठर रस का श्रवण करती हैं। और जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में से निकलता है, तो अमाशय से ही निकलता है। अमाशय में किस ग्रंथि से, तो जठर ग्रंथि से निकलता है। एंड उसके बाद देखिए जो पेप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसमें जो पेप्सिन होते हैं, लाइपेज एंजाइम जो होते हैं, सभी इसी में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अमाशय के 4 भाग हैं। कभी कभी तो पूछ देता है कि अमाशय की संरचना का क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। एंड उसको मैंने यहाँ पे लग रहा है कि नोट डाउन, अच्छा देखिए ये PPT डबल कॉपी हो गई, तो ये समझ लीजिए। एंड इसको छोड़ के अब मैं आपको अमाशय के भाग बता रहा हूँ। अमाशय के कितने भाग हैं उसका चित्र सहित वर्णन कर रहा हूँ। देखिए ये है अमाशय हम लोग का। एंड अमाशय किसके आकार का है, अभी मैंने बताया ना जे के आकार का, हल्का जे के आकार का लग रहा है ना, ये जे के आकार का इसे, तो अमाशय जे के आकार का होता है। एंड इसके एक एक भागों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको समझिए। पहला है कार्डियक भाग, यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। फिर पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, यहाँ पे होगा फंडक, और तीसरा है पाइलोरिक, पाइलोरिक कहाँ है, फाइलोरिक है, और चौथा है शेषाग्र। जो बीच वाला भाग बचता है ये शेषाग्र है। अब इसको समझिए ऊपर क्या है दिया गया है यहाँ पे कि ग्रासनली का निचला भाग अमाशय में खुलता है। जो ग्रासनली जो होती है इसका निचला भाग अमाशय में खुलता है। यहाँ भोजन का अग्नाशय भोजन का आगमन कहाँ होता है, कार्डियक ग्रंथि में होता है, कार्डियक में होता है। जो अमाशय का भाग है पहला वाला कार्डियक इसमें होता है। और दूसरा फंडिक भाग, इसमें क्या होता है कि यह अमाशय का मध्य भाग होता है। जो फंडिक होता है अमाशय का मध्य भाग होता है। तीसरा है पाइलोरिक, यह अमाशय का निचला भाग होता है जो छोटी आंत में खुलता है। और चौथा है शेषाग्र, यह तीनों भाग के बीच में अतिरिक्त बचा हुआ भाग होता है जो शेषाग्र कहलाता है। अब इसको देख लीजिए, जो सबसे निचला वाला भाग है वो क्या है, यहाँ पे पाइलोरिक है, और उस सबसे पहला वाला भाग है कार्डियक है, सबसे बीच वाला भाग क्या है, शेषाग्र है, और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो फंडियक होता है। ठीक है, तो ये अमाशय के भाग होंगे, जो अमाशय के विभिन्न भाग हैं ये हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे समझ लीजिए। एंड उसके बाद से अमाशय समझने के बाद छोटी आंत एंड बड़ी आंत तो मध्य द्वार, उसके बाद से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना था इसमें। अब देखिए इसमें छोटी आंत या क्षुद्रांत में बता देते हैं, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ प्रक्रिया है इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का केंद्र होता है। जो भोजन का पाचन और अवशोषण का केंद्र होता है वो क्या होता है, जो छोटी आंत है यही है। और छोटी आंत बस नाम का छोटी आंत है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, बहुत लंबी है ये। देखिए यहाँ पे दिया गया कि यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है, बस छोटा नाम है इसका। जो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो होता है यही होता है। छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ी होती है, बस नाम है उसका छोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए
कितने सेमी चौड़ी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। फिर दिया गया है कि इसमें अधिकतर भाग रसांकुर या विल्स पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे बोल सकते हैं कि रोंवे पाए जाते हैं इसमें, जो भोजन को अवशोषण करते हैं। जो यहाँ पे दिया गया पाचन तंत्र के जो भोजन को अवशोषण करते हैं, बस समझ लीजिए। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ सभी एक एक टॉपिक से मैंने ये सभी नोट्स खुद से बनाए हैं, तो आप इसी को ही अपने नोट्स में छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे अच्छे से बस समझ लीजिए ना, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, और पूरा सिलेबस मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करूंगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो अबाउट में लिंक होगा, जिसपे मिनिमम 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं वैसे ही फेक नहीं रहा हूँ, मैं इन सभी नोट्सों का 1 साल पहले से ही अपलोड करता हूँ। 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे नोट्स को, ठीक है। और देखिए, जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर पड़ा ना, ये 3 भागों में बटा होता है। इसका पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी। यह लगभग 25 सेमी लंबा, जो सी के आकार का होता है, और यू के आकार की होती है, जो सी अथवा यू के आकार की होती है। मतलब कि सी और यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी को ऐसे घुमा देंगे तो बस यू बन जाएगा, सी बन जाएगा, और सी को ऐसे घुमा देंगे तो यू बन जाएगा, बस बात खत्म। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, इसमें पाचन एंजाइम का श्रावण करने वाले ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्रंथियों का अभाव होता है, मतलब इसमें पाचन एंजाइम का श्रावण करने वाले ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं, परंतु ग्रहण तथा ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें ग्रहण और ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है, ग्रहणी और ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसका दूसरा भाग क्या होता है? मध्यांत्र होता है। दिया है कि नीचे की ओर ग्रहणी मध्यांत्र में खुलती है, जो लगभग 2.4 मीटर लंबी कुंडली नली होती है, तथा इसका व्यास 4 सेंटीमीटर होता है। एंड इसका तीसरा वाला भाग है शेषाग्र। इसे हम लोग समझते दिया गया है कि यह छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है, तथा छोटी आंत में इसी भाग में रसांकुर या विल्स पाए जाते हैं। रसांकुर उपस्थित होते हैं, जो भोज्य पदार्थों के पाचन पदार्थों को, जो भोजन हम लोग पचा चुके हैं, उससे क्या अवशोषण का कार्य करते हैं। जो विल्स होते हैं या रसांकुर होते हैं, ये भोजन को अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से देखिए, दिया गया है 6th वाला टॉपिक है, क्या चीज़ है? बड़ी आंत। इसके बाद से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है आपके चैप्टर में। दिया है बड़ी आंत या क्षुद्रांत या लार्ज इंटेस्टाइन। दिया है कि यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, यह लगभग 1 से 1.5 सेंटी। अब अभी छोटी आंत कितनी लंबी थी? 6.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है 6.7, यहाँ पे है ना 6.7 मीटर थी जो छोटी आंत थी वो, और यहाँ पे बड़ी आंत कितनी आई? 1.5 मीटर की है। तो अब बड़ी कौन हुई? छोटी आंत बड़ी हुई ना, तो मतलब बस उसका नाम छोटा था, लेकिन जो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है वो छोटी आंत ही है। एंड उसके बाद देखिए, इसका जो लंबाई होती है इसकी, वो 1.5 मीटर की होती है, और चौड़ाई जो होती है वो 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है। इस भाग में जल का अवशोषण होता है, और साथ ही साथ अपचय पदार्थों को बाहर निष्कासित किया जाता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने, जब किसी आदमी का पेट खराब हो जाता है, जो पेट खराब हो जाता है, तो जो बड़ी आंत होती है ये काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो पेट खराब होने के कारण जल का अवशोषण नहीं होता है, तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। तो इसी के कारण होता है पेट खराब, जल का अवशोषण नहीं होता है तो पेट खराब हो जाता है आदमी का। एंड इसके भी 3 भाग है, जो छोटी आंत है इसके भी, बड़ी आंत है इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। पहला उंडुक है या सीरम बोलते हैं जिसे। देखिए यहाँ पे दिया है कि यह लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने का स्थान है। बड़ी आंत के और छोटी आंत के मिलने का स्थान है, मतलब इधर छोटी आंत है एंड इधर बड़ी आंत है, इसी को जोड़ने का कार्य जो होता है वो उंडुक करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अंगुली जैसे संरचना होती है, नलिका द्वारा जुड़ी रहता है, जिसे कृमि रूप परिशेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृमि रूप परिशेषक बोलते हैं। इसका सेकंड वाला भाग है कोलन। कोलन क्या होता है इसे समझिए। दिया है कि यह यू के आकार की नलिका होती है, जो लगभग 1.7 मीटर लंबी होती है। एंड उसके बाद फिर लास्ट है मलाशय। मलाशय क्या होता है? यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय का जो मलाशय होता है वो पाचन तंत्र का या इसका अंतिम भाग होता है क्या? गूदा नाल, मतलब इसी के द्वारा लैट्रिन बाहर निकल जाता है। तो आपका पूरा जैव प्रक्रम का टॉपिक 1 कवर हो गया। एंड इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया जो जैव प्रक्रम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक से जैव प्रक्रम बताया, पोषण बताया, उसके बाद से पोषण के प्रकार बताया, प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया बताई, स्वपोषी पोषण और विषम पोषण में अंतर बताया, मानव में पोषण तथा पाचन तंत्र की क्रिया बताया। एंड आप ले सकते हैं अभी स्क्रीनशॉट एक एक मैं दिखा देता हूँ, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा PDF मिलेगा, उसको क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का जो मेरी ID है, बायो में लिंक है, बायो में नहीं अबाउट में लिंक है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। 1.5 लाख लोग से अधिक लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे नोट्स के लिए। एंड उसके बाद आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे 2 ID है, तो एक ID पे आप रिप्लाई मैसेज करेंगे तो शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन दूसरी एक प्राइवेट ID है मेरी, उस पर आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, तो उस ID को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, लव यू।